Dr. Poonam. Welcome to the Insightaholics. What are the reasons for period get delayed? Stress has important role to play, be it physical stress or emotional stress. So 1 in every 3 women are affected with PCOD or maybe PCOS. हमारे टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा कॉलम होता था पहले PCOD का, and now it is a huge topic. हम अपनी फर्टिलिटी विंडो को ट्रैक कैसे करें? 28 day cycle जिसका हो रहा है, this is around ovulation is the period which is known as fertility window. Like, what is the right age to get pregnant? 20s and early 30s. One thing couples should understand that there is a biological clock in women which is ticking day by day. जैसे हम 35 and beyond पहुंचते हैं, कंसीव हुआ तो मिसकैरेज होने के चांसेस भी हो जाते हैं. आपके अकॉर्डिंग एक कपल को कितने टाइम के बाद दे शुड सी कि हाँ भाई अब मुझे अब डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए? They should try. So what are the common misconceptions about IVF? एक बार IVF कराया तो 100% सक्सेस होना चाहिए. जो आजकल है डॉक्टर themselves push for the C-section because of profitability. वेलकम बैक टू द इंसाइटोहॉलिक अगेन डॉक्टर. पिछले एपिसोड में हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ, फर्टिलिटी प्लानिंग जैसे क्रूशियल टॉपिक डिस्कस किए थे. इस एपिसोड में आज हम उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए प्रेगनेंसी केयर, लेबर, डिलीवरी, पोस्टपार्टम और मेनोपॉज तक की स्टेजेस की बात करेंगे. ये एक ऐसा फेज है जो बहुत इमोशनल भी है और चैलेंजिंग भी है और ब्यूटीफुल भी. वंस अ वुमेन गेट प्रेग्नेंट, ओके, एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना रेस्ट करना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक जो एक प्रेग्नेंट लेडी करती है ड्यूरिंग हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर? प्रेगनेंसी जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिक प्रोसेस होता है. तो इसको हमें थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, माइनर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके जो हम रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हम कर सकते हैं. इट इज अ नॉर्मल थिंग विच नीड्स लिटिल एक्स्ट्रा ड्यू केयर. जैसे ही वो कंसीव करती है उनको चेकअप के लिए जाना चाहिए. कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे फॉलिक एसिड सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर पहले से नहीं शुरू किया तो इमीडिएटली आफ्टर कंसेप्शन शुरू करना चाहिए. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वही स्ट्रेस मत लो, एडिक्वेट रेस्ट लो, whatever, take good balanced diet, do mindful eating. then अगर कोई स्मोकिंग अल्कोहल है तो वो अवॉइड करना चाहिए, because these things are not good in any stage of pregnancy any time. So, जैसे प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि 10 kg वेट गेन हो रहा है किसी का 15 kg हो जाता है, किसी का 25 kg भी गेन हो जाता है. सो व्हाट इज द आइडियल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि इतना से इतना हो रहा है देन इट इज ओके, यू शुड नॉट बी वेरी कंसर्न? वेट गेन भी प्रेगनेंसी में डिपेंड करता है कि उसका प्री प्रेगनेंसी से पहले वेट कितना था. वेट यहाँ दूसरा पैरामीटर होता है बॉडी मास इंडेक्स, BMI. तो अगर वो अंडर वेट है तो शी हैज अ ऑप्शन टू गेन on the higher side weight. Like it is okay if she gains 12 to 18 kg. Okay. And अगर वो normal weight है तो तकरीबन से 10 से 15 किलो के बीच में weight gain करना चाहिए. और अगर वो overweight है तो on the lower side maybe 6 to 11-12 kg, 6 to 10 kg करना चाहिए. अगर बहुत ही morbidly obese है तो 5-7 kg is also okay. अबव 15 kg वेट गेन हो जाता है किसी का, सो दैट इज एक्सेसिव वेट गेन. देन वी नीड टू टेक केयर. अगर बहुत ही वेट गेन हो रहा है प्रेगनेंसी में, वी नीड टू टेक केयर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शी इज प्रोन फॉर गेटिंग हाई BP एंड ऑल दोज थिंग्स. तो उस केस में एक तो डाइटरी एडवाइस देते हैं कि बहुत ज्यादा फैटी चीजें ना ले, थोड़ा मॉडरेट वॉक जो भी प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, एक्सरसाइज. वॉक इज द बेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. शुड वॉक and should be mindful in eating what she's taking. Take good protein but low carb, fatty diet बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए. बेसिकली डाइटरी गाइड, सप्लीमेंट्स वगैरह, फॉलिक एसिड, ये सब उसको अपना मेंटेन करना चाहिए. मोस्टली जैसे प्रोटीन जो बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लो आप, है ना? सो डॉक्टर, जैसे आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं प्रेग्नेंट लेडीज, उनको अर्ली ट्राइमेस्टर्स में काफी सारे कुछ ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं ना, उनको कैसे वो डील कर सकती हैं? So first trimester में एक्चुअली बॉडी इज गेटिंग यूज टू द हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं. सम women are quite comfortable, they don't have any problem, and अदर साइड
उनको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है या बहुत ज्यादा भी हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स हो सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो लाइक टायर्डनेस, फटीग, थकान होना कि मुझे पूरे टाइम सोने का मन करता है, दिस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम। फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन इज अनदर कॉमन सिम्टम कि सडनली मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। देन बार बार यूरिन जाने का सेंसेशन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन जिसको कहते हैं, वो एक बहुत कॉमन सिम्टम है। देन कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड से एवर्जन हो जाता है या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड अच्छा लगता है, सो दीज ऑल चेंजेस में हैपन। देन देर इज अ ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। एंड मॉर्निंग सिकनेस इज अनदर थिंग, जो कि किसी भी टाइम, इट इज कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस, बट वो जो एक नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग है वो किसी भी टाइम ऑफ द डे में हो सकती है। एंड मॉर्निंग सिकनेस कैन बी समटाइम्स वेरी डिसेबलिंग, जिसको कि हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, और उसके लिए कई बारी मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। अदरवाइज माइल्डर सिम्टम को हम उसको रीअश्योर करके कि व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दीज थिंग्स आर हैपनिंग, एंड just accept it and be positive. Take small and frequent meal. Whatever you like, you take. What you don't like, don't eat in the first trimester. And the support of the husband, support of the family is the key to do. Frequency of urine will go away in subsequent time. Constipation may need some dietary modification or medication, so she can मोस्टली जैसे आयरन या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हो तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है। हाँ, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम आयरन सप्लीमेंट नहीं देते हैं, बिकॉज आयरन सप्लीमेंट से फिर थोड़ा सा नौसिया वगैरह की फीलिंग बढ़ जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद इनको देना होता है। बाय द टाइम ये मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन, यस, इट इज अ नोन थिंग विद द आयरन इनटेक, सो या तो हम प्रिपरेशन चेंज कर देते हैं या फिर उनको कुछ मेडिकेशन देते हैं, सो शी डज नॉट हैव। एंड रफ इज ज्यादा होल ग्रेन्स, फाइबर रिच फूड एंड प्लेंटी ऑफ लिक्विड, ये सब लेने को एडवाइस करते हैं, तो शी कैन मैनेज थ्रू दैट। तो डॉक्टर जैसे प्रीनेटल विजिट जो होती हैं, ये हाउ ऑफन दिस प्रीनेटल विजिट शुड अगर, और उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले तो हम एक स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं 1.5 to 2 month के बीच में, जो कि हमें ये देखना होता है कि प्रेगनेंसी इज वायबल, उसमें हार्ट बीट आ गई है, ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट स्कैन। एंड उसके बाद फिर हम कुछ रेलिवेंट ब्लड टेस्ट कराते हैं, लाइक ब्लड ग्रुप क्या है ना, बिकॉज इफ इट इज पॉजिटिव ओके, अगर नेगेटिव है तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी कराना होता है। देन हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड टेस्ट, ये सारी चीजें, HIV, HbSAg, यूरिन टेस्ट, सो ये सारे। एंड देन थैलेसीमिया स्क्रीनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराना होता है। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड इस समय। एंड देन 12 वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज फ्रॉम 1 to 12 वीक्स, अराउंड 11 to 13 वीक्स के बीच में एक इम्पॉर्टेंट स्कैन और ब्लड टेस्ट होता है, जिसको कि हम NBNT स्कैन कहते हैं और डबल मार्कर कहते हैं, वो कराना होता है। सो दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो डॉक्टर जैसे आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का यू एक्सप्लेन वेरी वेल कि क्या क्या टेस्ट वगैरह होते हैं, सो लाइकवाइज आप सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या टेस्ट होते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर से एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें बेबी का डिटेल अनॉमली स्कैन होता है। देन फीटल इको भी एडवाइस करते हैं बिटवीन 20 to 23 वीक्स, 24 वीक्स के बीच में। फीटल इको किस लिए होता है? फीटल इको बच्चे के हार्ट का इवैल्यूएशन होता है। Okay. और सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा 13 to 28 वीक्स के बीच में होता है। तो इस समय अल्ट्रासाउंड, फीटल इको, देन डायबिटीज स्क्रीनिंग एंड देन हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन अगेन, और अगर कोई वीमेन को सिम्टम हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली टेस्ट करते हैं। सो दिस इज सेकेंड ट्राइमेस्टर टेस्ट। एंड न्यूट्रिशनल गाइड, क्या खाना चाहिए, बिकॉज नाउ उसका मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो गया है, नाउ शी इज एबल टू ईट प्रॉपरली। रादर सेकेंड ट्राइमेस्टर इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज उस समय शी इज घूमना चाहो तो यू कैन गो फॉर, नहीं, ईटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी शी कैन ईट प्रॉपरली, बिकॉज मॉर्निंग सिकनेस चला गया। थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से थोड़ा डिस्कम्फर्ट शुरू होता है, तो इस समय शी कैन टेक गुड डाइट, टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, थोड़ा वॉक एंड रेलिवेंट टेस्ट। थर्ड ट्राइमेस्टर में वी अगेन सी एवरी विजिट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम 4 वीकली बुलाते हैं यूजुअली, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी 3 to 4 वीकली, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम
डिपेंडिंग आफ्टर 36 वीक्स वीकली बुलाते हैं। तो उसमें एक बच्चे का ग्रोथ देखा जाता है और ग्रोथ असेसमेंट का स्कैन की जरूरत होती है तो वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। देन अगेन वी रीअसेस द हीमोग्लोबिन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर बिकॉज एक एनीमिया है जो हमारे यहाँ बहुत प्रेवलेंट है एंड वी वांट कि हमारी प्रेग्नेंट लेडीज दे शुड हैव गुड हीमोग्लोबिन सो दैट बेबी भी हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर आउटकम हो। सो दीज आर द थिंग्स आर रिलेटेड। डॉक्टर, हम जैसे प्लेसेंटा के बारे में सुनते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेंटा क्या होता है, उसकी पोजीशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है एंड उसके क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं? प्लेसेंटा सबसे पहले समझना है कि क्या है। दैट इज प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन डेवलप होता है प्रेगनेंसी के समय एंड ये माँ से बच्चे को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देता है, ट्रांस सप्लाई करता है एंड बच्चे से जो वेस्ट है वो बच्चे से माँ में जाते हैं। सो इट एक्ट एज अ कंड्यूट बिटवीन द टू। So this placenta positioning is important thing in pregnancy. नॉर्मली प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस के अपर सेगमेंट में, यूट्रस का 2 सेगमेंट होता है, अपर एंड लोअर सेगमेंट। तो नॉर्मली प्लेसेंटा अपर सेगमेंट के आगे के हिस्से में एंटीरियरली या पीछे के हिस्से में पोस्टीरियरली या साइड वॉल कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। बट जब ये प्लेसेंटा यूट्रस के नीचे के हिस्से में इम्प्लांट होता है या डेवलप होता है, सो दिस इज व्हेन इट इज नॉट नॉर्मल। यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा पोजिशनिंग कई बार नीचे होती है, जो कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है ये ग्रेजुअली ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। सो दैट इज नॉर्मल। सो इसमें हमें एक वर्ड ऑफ कॉशन रखना होता है पेशेंट को इन्फॉर्म करके कि दिस इज वर्ड ऑफ कॉशन एंड विल सी एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस ऊपर चला गया तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर प्लेसेंटा लो लाइंग आफ्टर 8 मंथ के बाद रहता है तो दैट इज वेयर इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड दिस कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटा प्रीविया। सो प्लेसेंटा प्रीविया में होता क्या है कि प्लेसेंटा जो है यूट्रस के नीचे के हिस्से में आ गया है, या तो वो बिल्कुल माउथ को टच कर रहा है या माउथ को कवर भी कर सकता है। तो उस केस में डिलीवरी अगर वुमेन लेबर में गई, एक तो वो अपने जगह से यूट्रस के साइड से वो खिसकेगा तो फिर वीनस चैनल ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। वो ब्लीडिंग कई बार बहुत सिवियर भी हो सकती है, जो कि मदर और बेबी दोनों के कंडीशन को जियोपोडाइज कर सकती है। एंड इवन इफ लेबर गोज देयर इज नो पैसेज टू कम आउट। अगर प्लेसेंटा पूरा कवरिंग है तो बर्थ कैनाल एक्सेस ही नहीं है कि बेबी डिलीवर होगा। सो देयर इज नो मोड ऑफ डिलीवरी। सो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंडीशन। बाकी प्लेसेंटा के कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, लाइक एक प्लेसेंटा एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है, जिसमें प्लेसेंटा है तो अपर सेगमेंट में बट वो अपनी जगह से खिसक जाता है और उसमें क्लॉट्स आ जाते हैं। जब क्लॉट्स आ जाते हैं और अपनी जगह से वो खिसक गया तो बेबी को सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है। सो दैट इज अनदर कॉज ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच इज अनदर कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। सो डॉक्टर, जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया, जो लो लाइन प्लेसेंटा होता है उसमें प्लेसेंटा जो है, जो बर्थ कनाल है उसी को ब्लॉक कर देता है। सो इन दैट कंडीशन आप जो है सी सेक्शन सर्जरीज यू गो फॉर दैट? यस, इट इज एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। सो सी सेक्शन इज द ओनली आंसर, जिसमें कि हम मदर और बेबी दोनों के लिए ये ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कमेंट किया जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अपने लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए, उसको सीधा नहीं सोना चाहिए। तो वाई, मतलब ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम है अगर वो सीधा लेट जाए तो? सी सुपाइन पोजीशन एक्चुअली हमारे बैक में 2 मेजर ब्लड वेसल रन कर रहे होते हैं एंड जब हम सीधा सोते हैं तो यूट्रस का वेट उन 2 ब्लड वेसल्स पे पड़ता है। तो उनसे जो हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से स्पेशली वीनस रिटर्न जो है, एक मेन वेन होती है जिसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, उससे लोअर लिम्ब से रिटर्न जो होता है वो हैम्पर हो जाता है बिकॉज दैट गेट प्रेस्ड विद द वेट ऑफ द यूट्रस। सो लेफ्ट लेटरल पोजीशन करने से यूट्रस का वेट जो है वो शिफ्ट हो जाता है, आगे आ जाता है, सो दैट द रिटर्न विल बी गुड एंड वंस दैट रिटर्न इज गुड the circulation will be good and will indirectly give better circulation to the baby and also पैरों में जो सूजन होता है वो भी कम होता है। तो डॉक्टर, जैसे आजकल देख रहे हैं कि सी सेक्शंस जो सर्जरीज होती हैं वो अपने इंडिया में काफी ज्यादा हो रही हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। WHO की रिकमेंडेशन कहती है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 15%, बट यहाँ देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इट हैज क्रॉस 40%, मोर देन 40%।
तो व्हाई लाइक इतनी ज्यादा सी सेक्शन सर्जरीज क्यों हो रही हैं? The cesarean section these days, yes, it is on the rise. There are multitude of factor for this. Like अगर मैं देखूं तो आजकल एक तो एडवांस एज है मैरिज पे, डिलेड मदरहुड है, देन एट दैट एज कुछ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये सब का इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है. अगर डायबिटिक्स हैं तो उसमें बच्चे में रिस्क होता है, सो वी नीड टू मॉनिटर एंड अकॉर्डिंगली. कई बारी बेबी का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उस केस में हमें नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं. सो दोनों के केसेस में किस टाइम पे हम नेचुरल बर्थ को प्रेफर करते हैं और किस टाइम पे सी सेक्शन सर्जरीज की जाती हैं, और व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद बोथ द सर्जरीज? नेचुरल बर्थ इज द बर्थ थ्रू द बर्थ कैनाल एंड सी सेक्शन थ्रू द इंसिजन मेड in the abdomen. So natural birth, obviously vaginal birth is the preferred mode of delivery in most of the cases, and इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि the recovery is good, shorter hospital stay, usually less of the complications, and mother infant bonding ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है, breast feeding latching ज़्यादा better होता है, baby is exposed to the vaginal flora जिसमें कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो उसको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और बेबी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम कम होती है. बट इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं कुछ केसेस में. कई बारी लेबर में नॉट प्रोग्रेस एज द थिंग्स आर थॉट, सो लेबर बहुत प्रोलॉन्ग हो सकता है. देन द चांसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में बी हाई. लोकल टीयर्स ज्यादा होते हैं, लोकल इंजरी लाइक सर्वाइकल टीयर, वेजाइनल टीयर, एनल स्फिंक्टर टीयर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो तो. सो दीज आर द थिंग एसोसिएटेड विद द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी. नाउ कमिंग टू द सी सेक्शन. सी सेक्शन के कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो कि जब नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है या उसमें मदर या बेबी को रिस्क है, देन वी गो अहेड विद द सी सेक्शन. लाइक इफ देयर इज फीटल डिस्ट्रेस, बच्चे की धड़कन कम हो रही है, सो वी नीड टू गो अहेड विद द सेक्शन. लेबर प्रोग्रेस जितना डिफाइंड टाइम लिमिट में प्रोग्रेस होना चाहिए नहीं प्रोग्रेस हो रहा है, तो हमें सी सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्ड प्रोलैप्स. जो कॉर्ड होता है वो अगर नीचे आ गया हो तो उससे बच्चे को रिस्क होता है. वी नीड टू गो अहेड विद द सी सेक्शन. बेबी का प्रेजेंटेशन या पोजीशन ठीक नहीं है, लाइक बच्चा उल्टा है, ब्रीच जिसको कहते हैं, या फिर बच्चा आड़ा है, तो उसमें एक नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल ही नहीं है. या प्लेसेंटा प्रीविया है जैसा अभी हमने डिस्कस किया, तो उस केस में, इन केसेस में सी सेक्शन की जरूरत पड़ सकती. बेबी का साइज बहुत बड़ा है या नीचे का रास्ता छोटा है या दोनों चीजें हैं, दैट इज नोन एज सीपीडी और केफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन. सो उस केसेस में सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती है. सिजेरियन सेक्शन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक सर्जरी रिस्क है, एनेस्थीसिया रिस्क है, यूरिनरी इन्फेक्शन, बिकॉज कैथेटराइजेशन होता है तो यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं. बेबी इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द पोजिशनिंग एंड द पेन. So these are the drawbacks of having cesarean section. There is a stigma around कि जो आजकल है doctor themselves push for the C-section because of profitability, right? So how do you respond to that? I mean, what are your take on this? See, this is not right. That's why what I do is I try to counsel the patient from the antenatal period कि कैसे आप active रह सकते हो so that you can deliver normally, and कौन से conditions होते हैं जिसमें in spite of everything being normal, लेबर के दौरान कुछ ऐसी चीजें अराइज होती हैं जिसमें हमें सी सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है. तो ये हमें पेशेंट को हस्बैंड अलॉन्ग विद द हस्बैंड एंड फैमिली मेंबर एक काउंसलिंग करना होता है, विच इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ थिंग. आजकल देख रहे हैं कि मदर देमसेल्फ दे रिक्वेस्ट फॉर सी सेक्शन कि हाँ हमें लेबर पेन नहीं लेना है ऐसे करके. सो हाउ डू यू काउंसिल दोज वुमेन? यस, देयर इज अ ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड सी सेक्शन. Usually mother ask for so many times, they ask for cesarean section. इसके लिए एक terminology भी है cesarean section on maternal request. But in those cases, what I tell them, give them the advantages of natural birth, and if there is a need, okay,
But otherwise, usually they ask for variety of reason, like they are quite scared of labor pains and the birthing process. Then sometimes they want scheduled Yes. birth of the baby, and they don't want to take any risk for the baby, and maybe their prior birth experience is not good. So why C-section is a taboo? I mean, what are the implications around C-section surgeries? Generally, normal birth is seen as more natural and feminine, so C-section is not accepted as a normal thing. And sometimes women is being judged by this thing that she had C-section, probably उसने पेन सहन नहीं किया और things like that. So ऐसा negative judgment ठीक नहीं है. There are some indication when we need to go ahead with the cesarean section. एंड इम्प्लीकेशंस वही कुछ जैसे सिजेरियन सेक्शन में थोड़ा हॉस्पिटल स्टे लॉन्ग हो सकता है, वुंड सेप्सिस के चांसेस हो सकते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ एनेस्थीसिया रिस्क हो सकते हैं, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में प्रीवियस प्रेगनेंसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इन मैनी इंडियन हाउसहोल्ड से देखा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी के वुमेन को ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 40 डेज उनको जैसे कि लड्डू या फिर जो पंजीरी वो दी जाती है टू रीगेन द स्ट्रेंथ. डज इट रियली हेल्प टू इन रीगेनिंग द स्ट्रेंथ? और जैसे काफी अगर घी खा लोगे तो आप मतलब ऑब्वियसली वेट गेन हो जाएगा एंड देन यू विल कंप्लेन कि हाँ वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कम नहीं हो रहा है. सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? Actually, this is an age-old tradition, and this is in fact very good thing. That laddu या पंजीरी जो होते हैं, these are made up of ghee, desi ghee, then lots of dry fruits, गोंद, yes, हल्दी, जिंजर, अदरक एंड गुड़. जो विमेन है वो जस्ट डिलीवर हुई है आफ्टर द स्ट्रेस ऑफ लेबर, एंड नाउ शी हैज टू फीड हर बेबी, सो शी नीड more energy. So this thing, if I go by component, ghee is a rich and concentrated form of energy. It also nourishes, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक नरिशमेंट का काम करता है. इससे देखा गया है कि जो पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं विमेन में वो भी चांसेस कम होते हैं. If I come to the next thing, dry fruit is again a good source of omega-3 fatty acids, protein, nutrients dense food. Then jaggery is contains iron. ब्लड लॉस होता है डिलीवरी के प्रोसेस में, तो जैगरी पहले इतना आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता था, तो जैगरी इज गुड थिंग दैट वे. देन गोंद is again contains good nutrients which is helpful for the bone and joints health, which जो कि प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ हाइपर मोबिलिटी जॉइंट की होती है, मसल वीकनेस होता है, तो इन सब के लिए अच्छा होता है. Then ginger helps in digestion. So every component has a defined role, and it is very good snack, but it should be taken in moderation. Yes, moderation is the key. आप portion control रखो, आप खाओ थोड़ा, but and along with that थोड़ा सा अपनी activity रखो, so then it is good. But अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो obviously you'll gain weight, and that is not so, which comes to the next question. So जैसे सी सेक्शन और नेचुरल डिलीवरी के बाद like after how many weeks you recommend कि हाँ अब ये अपने जो भी normal activities हैं she can resume, or maybe she can do some kind of basic activities या कुछ workout normal routine activity तो कर सकती है डिलीवरी के बाद, cesarean के बाद, as her condition permit, maybe slowly gradually she can resume. She'll take her care, she'll take baby care, and whatever she can do. And थोड़ा सा रेस्ट जरूरी होता है, बिकॉज ये मदर को एडवाइस दी जाती है कि व्हेन बेबी स्लीप्स यू स्लीप विद द बेबी सो दैट यू आर नॉट एग्जॉस्टेड, है ना. एंड देन अपने डाइट का ध्यान रखना है. नॉर्मल वॉकिंग तो शी कैन डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो एक्सरसाइज की बात है वो थोड़ा सा 6 to 8 weeks रुक के, एंड देन शी कैन स्टार्ट डूइंग ग्रेजुअली एंड स्लोली एक्सरसाइज शुरू कर सकती है, एंड देन शी कैन डू इन अ प्रॉपर वे ग्रेजुअली. देयर इज अ कॉमन बिलीफ इन इंडियन हाउसहोल्ड्स कि हाँ मतलब हमें रोटी या फिर जो ये चावल वगैरह मोस्टली नहीं खाना चाहिए आफ्टर डिलीवरी, बच्चे को इंडाइजेशन हो जाता है, या फिर आप थोड़ा लाइट खाना खाओ. इज दैट ट्रू कि हमारे खाने से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, नॉट एग्जैक्टली. रादर रोटी तो अच्छा है, होल ग्रेन रोटी खाओ, दैट विल गिव फाइबर रिच फूड,
एंड इस समय तो विमेन को गुड कैलोरिक इंटेक की जरूरत है, तो डाइट तो सब कुछ देना चाहिए। केवल जो यूजुअली हमारे कई सारे हाउस होल्ड में देखा जाता है, दे डोंट गिव प्रॉपर डाइट, केवल दलिया खिचड़ी, nobody can take for long. She need each and everything in her diet so that her nutrition is good, and baby, if mother takes good diet, baby will get good nutrition. So that should be the advice to a lactating mother. So, doctor, what are the benefits of immediate skin to skin contact for a baby and the parent? And a father can also participate in this? There are lots of advantages of skin to skin contact. जो बेबी का टेम्परेचर है वो अच्छा मेंटेन होता है विथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, हाइपोथर्मिया में नहीं जाता। देन बेबी का रेस्पिरेशन, बेबी का हार्ट रेट, ये सब भी स्टेबलाइज होते हैं। देन breast feeding, latching obviously will be initiated early, and बेबी में ये देखा गया है कि बेबी को साउंड स्लीप ज्यादा अच्छा मिलता है। बेबी इज ऑल्सो लेस स्ट्रेस्ड एंड द मदर इज ऑल्सो लेस स्ट्रेस्ड when there is skin to skin contact. Now father's role, yes, it is a very good thing. Father should also participate. Father infant bonding अच्छी बनेगी, and then mother will also feel confident when father is involved in the baby care, and husband से father के role में आने में बहुत help मिलता है if father is taking care of baby. डॉक्टर, आप कितने टाइम तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड करते हैं? And what are your advice for the women who are struggling with low supply of milk? First 6 months baby should be exclusively breastfed. कुछ भी बाहर से नहीं देना चाहिए। जनरली बाहर से पानी, शहद, घुट्टी कुछ देते हैं, this and nothing is recommended. As per WHO, breast milk is a complete food. It provide good nutrition to the baby. पूरा एक complete आहार मिलता है बच्चे को। बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है ब्रेस्ट मिल्क, एंड बच्चे को कुछ बीमारियों से भी बचाता है, जैसे डायरिया बहुत कॉमन होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की परेशानी, तो इन सब चीजों से भी, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को ट्रांसफर होते हैं। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 6 मंथ देना चाहिए, एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द मदर ऑल्सो। मदर में भी देखा गया है मदर को वेट लूज करने में हेल्प मिलती है। मदर में पोस्टपार्टम ब्लूज के चांसेस कम होते हैं। जो मदर फीड कराती हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं। एंड देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉन्ट्रासेप्शन भी। ब्रेस्ट फीडिंग गिव्स अ मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो, बिकॉज ओव्यूलेशन इसमें हैम्पर हो जाता है, और ऑल्दो इट इज नॉट वेरी गुड मेथड, बट इट इज अ मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एंड व्हाट एडवाइस या फिर व्हाट आर द डाइट यू वुड सजेस्ट फॉर अ वुमन जो काफी लो सप्लाई ऑफ मिल्क से स्ट्रगल कर रही है? ओके, सो हमारे कुछ डाइट में कुछ चीजें, जैसे फाइबर रिच फूड, होल ग्रेन्स, इवन अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, सौंफ का पानी, हाँ, ये सब चीजें मिल्क प्रोडक्शन में अच्छा होता है। जिंजर गार्लिक थोड़ा सा डाइट में इंक्लूड करो, दीज आर गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। और जिनको ऑलरेडी मतलब मिल्क सप्लाई ठीक है, so they should also take this अजवाइन, जीरा। जरूरी नहीं है, बट इट इज गुड, ठीक है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। आप लोगे तो ऐसा नहीं है कि ओवर प्रोडक्शन होगा, सो दीज आर गुड ओनली। एंड more than that, regular feeding of the baby is more important. Every 1 to 2 hour one should feed the baby. जैसे ही ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है, ऊपर हायर सेंटर से सिग्नल जाता है कि more breast milk need to be formed. तो regular emptying of the breast will itself promote more milk production. So that is very good thing. So doctor, is there any relation between the physical activity and low supply of milk? कि अगर आप बहुत physical activity कर रहे हैं तो milk produce कम होगा? Not exactly. ऐसा moderate exercise is good, but ऐसा कोई correlation नहीं देखा गया। So nowadays देखा जाता है कि जो women है after delivery and after 2-3 months of the delivery, they basically deal with the postpartum depression. Obviously she has to feed the baby, she has to look after the baby, काफी मतलब 2-2 घंटे बाद obviously उसको feed कराना होता है। So in that condition sometime वो cope up नहीं कर पाती है, because वो अपने आप को भी time नहीं दे पाती है, और उसके वो फिर behavior में दिखने लगता है। So how common is that? And what advice you would suggest for the woman who is struggling with postpartum depression?
So postpartum depression is one of the complication of pregnancy and delivery, and one need to understand that mother is also new baby, so she need to struggle with her motherhood, baby care. So spells of anxiety, depression, maybe she may cry frequently, and नींद नहीं आती, ये सारी चीजें हैं जो कि एक पोस्टपार्टम ब्लू में आता है. बट थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म इज ओके, she'll overcome it with the support of family, husband and care. पोस्टपार्टम डिप्रेशन के 3 स्टेजेस होते हैं. एक तो ब्लू जो मैंने कहा माइल्डेस्ट फॉर्म है. दूसरा डिप्रेशन होता है जिसमें बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या स्पेल्स ऑफ क्राइंग होता है. समटाइम्स उसको अपने को या बेबी को हार्म करने का भी थॉट आता है. दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. इसमें भी काउंसलिंग एंड फैमिलीज हेल्प विल हेल्प. एंड द थर्ड सिवियरेस्ट फॉर्म होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, जिसमें कई बार वो अपने को या अपने बेबी को हार्म भी कर सकती है. तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर ज्यादा है या साइकोसिस है, इसमें कई बारी काउंसलिंग के अलावा मेडिकेशन, एंटी डिप्रेशन एंड अदर मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है. So like this diet, exercise, does this also help in overcoming the postpartum depression? Yes, as I told you, balanced diet, moderate exercise is the key. Moderate exercise से happy hormones निकलते हैं, so she'll get benefited. थोड़ा सा walk भी करेगी तो that is good. And जो घी and all these things are supposed to reduce the postpartum blue. ये बोला जाता है कि अगर आपको सी सेक्शन हुआ है तभी आपको बैक पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया. सो डू यू थिंक सो कि इसी की वजह से हो रहा है या ऑब्वियसली हम कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उसकी वजह से? सी, बैक पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ, ये एक मिथ है सोसाइटी में जो कि हटना चाहिए कि स्पाइनल जो एनेस्थीसिया मिलता है, इट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया मोस्टली, उसमें एक नीडल लगाई जाती है, उसकी वजह से बैक पेन नहीं होता है. Back pain happens otherwise also. In normal delivery also back pain happens. And it is because of the laxity of the joints and ligaments which happen during the course of pregnancy. इसमें basically pregnant women में center of gravity change हो जाता है. It shifts most forward. So उसको overcome करने के लिए back के spine में कुछ shape में changes आते हैं. Ligament, pelvic joints जो होते हैं वो loose हो जाते हैं. In an attempt for the delivery, because body is preparing for the delivery, तो ligament and joints जो loose हो जाते हैं उनकी वजह से, abnormal posture की वजह से, these all attribute for the back pain. So it is not actually the anesthesia but these changes which is responsible for it, and the massage, diet, good posture, these things will help in reducing back pain. So डॉक्टर, अपने कंट्री में मोस्टली प्रेफरेंस ऑब्वियसली बेबी बॉय को दिया जाता है, एंड व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न सो ब्लेम इज ऑन द मदर. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आपके इस फोरम में बैठ के मैं ये एक मैसेज कन्वे करना चाहूंगी कि जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड होता है वो वाइफ से नहीं डिसाइड होता है, वो हस्बैंड से डिसाइड होता है. क्योंकि वाइफ जो है वो सिर्फ एक तरह का क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती है. जेनेटिक मटेरियल दोनों साइड से आता है. जो वाइफ होती है वो एक तरह का गैमीट देती है जो 22X होता है. हस्बैंड के साइड से आता है वो 2 तरह के गैमीट होते हैं जिनके फ्यूजन से बेबी बनता है. 22X भी हो सकता है, 22Y भी हो सकता है. तो जब विमेन के 22X से 22X हस्बैंड का मिलेगा तो बेबी गर्ल होगी, और जब विमेन के 22X से हस्बैंड का 22Y मिलेगा तो बेबी बॉय होगा. So it is the husband who is going to decide whether the child is going to be a girl or boy. And mother had gone through the difficult process of labor, delivery and breastfeeding. ये समय है जब उसको प्यार दो, केयर दो, rather than blame game कि you are responsible for a girl child. So doctor, let's talk about menopause. So what happens inside the body when a woman goes through a menopause? Menopause is another important phase in the women's life, which is inevitable, and age is around 45 to 50 years. ये menopause तब हम कहते हैं जब किसी women को इस age group में consecutive 12 महीने के लिए period आना बंद हो जाए, then it is the menopause. So it is kind of retrospective diagnosis. And पेरीमेनोपॉज होता है ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है. यूजुअली
मेनोपॉज से कुछ साल पहले, मे बी 2 साल, 4 साल, 6 साल पहले कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं. दैट इज पेरीमेनोपॉज. सो इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड बियरिंग एज से मीनोपॉज के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं. इट मे रेंज फ्रॉम 2 to 8 years. जो चेंजेस हैं वो रिलेटेड टू मेनोपॉज, दीज आर हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग, vaginal dryness, urinary symptoms, then obviously osteoporosis and the chances of cardiovascular risk are there. What are the misconceptions around the menopause? मेनोपॉज के बारे में अवेयरनेस अब तो लोगों में है, बट कुछ मिसकंसेप्शन है, लाइक मेनोपॉज के सिम्टम का कोई इलाज नहीं है, और मेनोपॉज के बाद वेट गेन होना इनएविटेबल और अनअवॉइडेबल है. मेनोपॉज के बाद आपकी एक्टिव लाइफ खत्म हो जाती है. जो हार्मोन ट्रीटमेंट है, हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट, जिसको हम मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी कहते हैं, वो बहुत रिस्की होता है, नहीं लेना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, दैट विमेन कैन नॉट कंसीव आफ्टर मेनोपॉज. सो डॉक्टर, इंडिया में विमेन्स में सर्वाइकल कैंसर काफी कॉमन है. आप सर्वाइकल कैंसर के बारे में क्या आई मीन यू वांट टू अवेयर द ऑडियंस एंड व्हाट आर द वैक्सीन अवेलेबल फॉर दैट? सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कैंसर इन द विमेन, और ये बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, वहां का कैंसर होता है, जो कि हिडन पार्ट होता है, इसलिए बहुत लेट डिटेक्ट होता है. इसलिए इसके स्क्रीनिंग मेथड की जरूरत होती है, और 2 तरह के स्क्रीनिंग मेथड है, पैप्समियर एंड एचपीवी टेस्टिंग, जो कि 21 ईयर से आइडियली शुरू होना चाहिए. एंड अगर 21 to 65 ईयर के बीच में स्क्रीनिंग करनी होती है एवरी 3 to 5 ईयरली. अगर हम केवल पैप्समियर टेस्ट कर रहे हैं या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, तो एवरी 3 ईयरली करते हैं. और अगर हम कॉम्बिनेशन टेस्ट करते हैं, को टेस्ट, दैट इज एलबीसी एंड एचपीवी टेस्टिंग, विच इज रिकमेंडेड आफ्टर 30 ईयर्स, तो एवरी 5 ईयरली करते हैं. सो दैट अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो, तो अर्ली डिटेक्ट होगा और अर्ली इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट किया जा सकेगा. नाउ कमिंग टू द वैक्सीन. वैक्सीन जो है, एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है, एंड ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, एंड वी शुड बी अवेयर व्हाट टाइप इट इज एंड व्हेन इट इज रिकमेंडेड. आइडियल एज इज 9 साल से 26 साल के बच्चों में लगना चाहिए. एंड नाउ इट इज रिकमेंडेड, पहले तो सिर्फ गर्ल्स के लिए था, नाउ इट इज रिकमेंडेड फॉर द बॉयज ऑल्सो. सो इट इज जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन. एंड 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल होते हैं, क्वाड्रीवेलेंट एंड नोनावेलेंट. एंड नाउ से आइडियल एज इज फ्रॉम 9 to 15 years, but up till 26 year, and can be given up till 45 year also. So insightful, doctor. So doctor, सबसे बड़ा myth regarding the women health you want to break? I would like to say that no one size fits or define women health. Women can be fit, confident, and empowered at any age and size. This is what I want to convey. तो डॉक्टर, कौन सा टैबू टॉपिक जैसे कि इनकॉन्टिनेंस या मेंस्ट्रुअल शेम यू फाइंड इट वेरी हार्ड टू डिस्कस विद द पेशेंट? See, both I would like to discuss. Menstrual shame, still menstruation is seen as unhygienic and impure thing, and it should be kept private. And कई बारी लोग इसके लिए कोड वर्ड यूज करते हैं, but actually the girl should be educated, the peer group should be educated, the parents should be educated, which is already being done these days in the schools, so that girl can experience her menstrual period with confidence. Also, it should be told that it is nothing to be ashamed of in menstruation. It is a normal part of the growth of the girl, and rather attention should be paid toward the hygiene, and napkins or pads should be provided in the schools, and proper disposal system should be there in the schools and public places. What about this incontinence? Ye just want, because I know what is incontinence, but for the general people
If you would explain what is incontinence and so it is urinary incontinence. Urinary incontinence क्या होता है? Involuntary leakage of urine. There are two types of urinary incontinence. दो तरह के होते हैं. एक होता है आपको यूरिन लगा, by the time you वॉशरूम जाना है you leaked. And second is whenever the abdomen का प्रेशर बढ़ता है, like coughing, sneezing, laughing, urine, few drops of urine निकल जाता है. So this is again women feel, औरत को लगता है कि उसके में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये हो रहा है. वो शेयर भी नहीं करना चाहती अपने क्लोज फैमिली मेंबर से, वो बाहर नहीं जाना चाहती बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि अगर यूरिन लगा तो हाउ शी विल अवेल द टॉयलेट फैसिलिटी. सो वो सोशली विड्रॉन हो जाती है. तो अगेन प्रॉपर एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर. ओपन डिस्कशन होना चाहिए and she should come forward along with the family members, should come forward and discuss the thing these days. And this may happen at the various stages of life, like post delivery it may happen because of the laxity of the perineal pelvic muscles. After menopause it may happen. So the interventions are, if she is obese, overweight, she should reduce her weight. Again lifestyle modification. Then एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इसको हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, वो करना चाहिए. कुछ कैफीन इंटेक कम करना चाहिए बिकॉज ये सारे यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं. सो ये कैफिनेटेड ड्रिंक कम करना चाहिए. अगर ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड ये रूटीन चीजें हेल्प नहीं करती हैं तो कुछ और ट्रीटमेंट है, लाइक फिजियोथेरेपी में एक इंटरफेरेंशियल थेरेपी होता है. देयर इज लेजर थेरेपी विच इज वेरी गुड. And at last obviously surgical interventions are also there, and some good medication. Before surgical intervention I would like to say medications are also there which will give good relief to the women, and last is obviously surgical intervention. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना वक्त निकालकर इतने इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक को इतने सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझाया. मुझे पूरा यकीन है कि ये कॉन्वर्सेशन बहुत लोगों के काम आएगी और उनके लिए एक आई ओपनर होगी. Once again, thank you so much, doctor, for joining us on this podcast. Thank you.